बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो न्यूक्लियाई का लेक्चर नंबर 4 और अभी हम पढ़ रहे हैं रेडियो एक्टिविटी। तो आज रेडियो एक्टिविटी के पार्ट 3 में हम सीखने जा रहे हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, यानी आज हम न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड। तैयार हैं आप? तो जल्दी से कॉपी और पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। Yes, my name is Alak Pandey and this is your beautiful सा चैनल फिजिक्स वाला। तो हेडिंग लगा लें, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड आफ्टरनून और वेरी गुड इवनिंग और वेरी गुड नाइट, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो। हेडिंग लगाएंगे लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। थोड़ी सी आपसे चर्चा कर लें इस टॉपिक पे पहले। अभी तक आपने रेडियो एक्टिविटी देखा कि अल्फा बीटा गामा निकलता है, ये सब देखा। अब दिक्कत क्या है कि ये बड़ा रैंडम प्रोसेस है। मान लो हम आपको एक बाउल भर के, एक कटोरा भर के न्यूक्लियस दे दें, खूब ढेर सारे न्यूक्लियाई रखे हैं कटोरे में, और आपसे पूछे कि कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियाई कब डिके करेगा, तो आप नहीं बता सकते। हो सकता हो हाथ में उठाते ही डिके कर जाए, हो सकता हो आप बुढ़े होकर निकल लो और तब भी वो डिके ना करे, हो सकता हो आपका पोता भी बेटा पोता पर पोता सब निकल ले, हजारों सालों तक हो सकता हो वो न्यूक्लियस डिके ना करे। बड़ा ही रैंडम प्रोसेस है। अब इसको श्री एच.सी. वर्मा अपनी किताब में ऐसे समझाते हैं कि मान लो जो ट्रैफिक पुलिस वाला होता है, एक ट्रैफिक चौराहा है ना, और ट्रैफिक पुलिस वाले सब ने वहां पे पूछा कि आप ये बताइए कि अगली गाड़ी किस तरफ से आएगी। हम कैसे बताएं अगली गाड़ी किस तरफ से आएगी? राइट से आ सकती है, लेफ्ट से आ सकती है, सामने से, पीछे से, कहीं से भी आ सकती है। तो ऐसा ही है डिके। श्योर नहीं कि अगला न्यूक्लियाई कौन सा डिके करने वाला है, कौन सा न्यूक्लियस फट से फट जाए और डिके कर जाए। फटेगा नहीं मतलब उसमें से रेडिएशन निकल जाए। तो अब क्या किया जाए? फिर ये काम किया गया कि ये जो ट्रैफिक पुलिस वाले अंकल थे, तो अंकल को बोला कि अंकल बैठिए, आप एक महीना पहले ट्रैफिक देखिए, फिर आके हमें एक आप एवरेज वैल्यू बताइए, आप डेटा की स्टडी करिए, इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। आप स्टैटिस्टिक्स देखिए, पूरी डेटा की स्टडी करिए और एक महीने बाद आकर ये बता दीजिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ गाड़ी किस तरफ से आती है ना। तो एक महीने उन्होंने स्टडी की, फिर उन्होंने बताया कि राइट साइड से सबसे ज्यादा गाड़ी आ रही है, उसके बाद सामने से, उसके बाद पीछे से, और सबसे कम लेफ्ट साइड से आती है। ऐसे एक रैंडम डेटा उन्होंने दिया है ना। एक महीना उन्होंने पूरा स्टडी करके बढ़िया से। तो इसी तरह से रेडियो एक्टिविटी के ऊपर एक स्टैटिस्टिकल लॉ बना है। वो इंडिविजुअल न्यूक्लियस पे नहीं लगा सकते, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस पे आप लगा सकते हैं। एक स्टैटिस्टिकल लॉ है, खूब ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, खूब ढेर सारी स्टडी की, और ओवरऑल ये लॉ वैलिड माना गया। समझ में आया? चलिए इन बातों को लिख लेते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट, रेडियो एक्टिविटी इज अ रैंडम प्रोसेस। ठीक है, डेफिनेट नहीं है कब होगा, रैंडम प्रोसेस है। अ पर्टिकुलर न्यूक्लियाई कैन डिके एट एनी टाइम बिटवीन t is equals to 0 to t tends to infinity। समझे? एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस कभी भी डिके कर सकता है। t is equals to 0, जैसे हमने देखा वैसे ही डिके कर गया, या क्या पता इनफाइनाइट टाइम पर जाकर डिके कर रहा। इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट when a particular nucleus will decay। ठीक है, डिके वर्ड यूज होगा या डिसइंटीग्रेट भी यूज हो सकता है। डिसइंटीग्रेट दोनों का मतलब यही है कि उसमें से अल्फा बीटा या गामा निकले। प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कब निकलेगा। आप बोलोगे कल निकलेगी, रे आप देख रहे हो अल्फा निकल सो गए आप, है ना, फिर आपकी अर्थी उड़ गई, चले भगवान ना करे, और कभी ना कभी तो सबको जाना है ना, साइंस है। इसका कोई भरोसा नहीं कब डिके करेगा, क्या पता जैसी रात को आंख लगी तभी उसमें से अल्फा निकल गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि दो साइंटिस्ट हैं, रदरफोर्ड, नाम सबने सुन रखा है, और इनके साथी हैं रदरफोर्ड एंड सोडे, कंडक्टेड एक्सपेरिमेंटल स्टडी
एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूक्लियाई, अलग अलग न्यूक्लियाई की उन्होंने स्टडी की, खूब ढेर सारे अलग अलग एलिमेंट्स की, एंड गेव अ स्टैटिस्टिकल लॉ। अब ये इंडिविजुअल न्यूक्लियस पे नहीं लगा सकते, एक स्टैटिस्टिक है ना, पॉपुलेशन पे लगा सकते। गेव अ स्टैटिस्टिकल लॉ। अब ये लॉ शुरू में क्या दिया था, ध्यान से इन, ये ऐसे लिख लो, इन नहीं, हाँ ऐसे लिख लो, व्हेन देयर इज a large number of nuclei, ठीक है, इनका जो इनका लॉ है तभी वैलिड है जब लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, इंडिविजुअल पे नहीं लगा सकते। when there is a large number of nuclei, rate of decay, या इसको कई किताब में रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, दोनों का मतलब एक ही है, अल्फा बीटा या गामा का निकलना, is directly proportional to number of nuclei in sample, जो कि अनडिकेड है। अभी जितनी भी न्यूक्लियाई हैं जो अभी तक डिके नहीं हुई है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन दिस। ध्यान से ये लॉ इन्होंने दिया है, इसी को आप रदरफोर्ड एंड सोडे लॉ बोल लो, या इसी को आप लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके बोल दो। अभी और अच्छे से इसको लिखेंगे, अभी इतना लिख लो in words, rate of decay या rate of disintegration is directly proportional to number of nuclei in sample। ठीक है, थोड़ी कहानी समझ में आई। रेडियो एक्टिविटी रैंडम प्रोसेस है, कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियाई कब डिके करेगा नहीं कह सकते हैं, कभी भी डिके कर सकता है। जब बहुत ढेर सारे न्यूक्लियाई की स्टडी की तो एक स्टैटिस्टिकल लॉ मिला हमें कि व्हेन देयर इज लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, जब खूब ढेर सारे न्यूक्लियाई हैं, रेट ऑफ डिके या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, कितनी तेज डिके होगा, कितनी जल्दी जल्दी अल्फा बीटा गामा निकलेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन सैंपल। बड़ा आसान है ये, रेट ना कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। ये तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा न्यूक्लियाई होंगी डिके का रेट उतनी ज्यादा होगा, है ना। जैसे आप आज लेके बैठे थाली भर न्यूक्लियाई, खूब ढेर सारी न्यूक्लियाई प्लेट में, तो अभी रेट ऑफ डिके बहुत ज्यादा है, खूब तेजी से अल्फा बीटा गामा निकलता जा रहा है। जैसे जैसे न्यूक्लियाई कम होता जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ डिके कम होता जाएगा। ठीक है, तो बड़े कॉमन सा लॉ है, रेट ऑफ डिके या डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन सैंपल। चलिए इसी को पढ़ते हैं हम लोग। ठीक, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। ठीक है, एक बार फिर से लिखते हैं ताकि आपको याद हो जाए। इसी को रदरफोर्ड एंड सोडेज लॉ भी बोलते हैं, रदरफोर्ड एंड सोडेज लॉ। क्या बोला इन्होंने, व्हेन देयर इज लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, व्हेन देयर इज large number of nuclei, rate of decay, या उसी को आप क्या बोल लो, disintegration, is directly proportional to number of nuclei in sample। और ये कौन सी न्यूक्लियाई है, ये अनडिके वाली है ना, जो अभी तक डिके नहीं शो की हैं, उन न्यूक्लियाई की बात हो रही है। जितनी ज्यादा न्यूक्लियाई होंगी उतना ज्यादा रेट ऑफ डिके होगा। जैसे जैसे न्यूक्लियाई कम होती जाएंगी रेट ऑफ डिके कम होता जाएगा। जरा इसको समझते हैं, थोड़ा फॉर्मूला वगैरह बनाते हैं। मान लो ये एक कटोरा है, इस कटोरे में खूब ढेर सारी न्यूक्लियाई रखी हुई हैं। ठीक है, इसमें बहुत ढेर सारी न्यूक्लियाई रखी हुई हैं। सपोज कर लो इसमें हमारे पास n न्यूक्लियाई हैं। ठीक है ना, कितनी न्यूक्लियाई इसके अंदर, n, कैपिटल N न्यूक्लियाई इसमें हमने रख दिए शुरू में, या किसी समय में इस पे n न्यूक्लियाई है। अब क्या होगा, इसमें से कुछ न्यूक्लियाई डिके करेंगी, फट नहीं जाएंगी, मैंने फटना नहीं, उसमें से मतलब अल्फा बीटा गामा निकल जाएगा। तो मान
इसमें से कुछ न्यूक्लियाई डिके की, लेट इन टाइम dt, छोटा सा टाइम dt, dn न्यूक्लियाई डिकेज या डिसइंटीग्रेट, जो भी लिखा हो, इसमें से कितनी न्यूक्लियाई डिके कर गई, dn, बहुत छोटी सी, कुछ थोड़ी सी न्यूक्लियाई डिके कर गई, डिके मतलब खत्म नहीं हुई, उसमें से अल्फा बीटा गामा निकल आया। ऐसे में बच्चों रेट ऑफ डिके क्या होगा, रेट ऑफ डिके या डिसइंटीग्रेशन क्या होगा भाई, रेट ऑफ डिके क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो डिके हुई अपॉन टाइम। यही तो किसी चीज का रेट होता है कि कितनी देर में कितनी न्यूक्लियाई डिके हुई, तो कितनी न्यूक्लियाई डिके हुई, dn, टाइम कितना है dt, सो दिस विल बी इक्वल टू dn बराबर dt, ठीक है, इतनी न्यूक्लियाई पर यूनिट टाइम, ठीक है, dt टाइम में इसमें से dn न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हुई। पर किताब में ना बच्चों यहाँ पे माइनस लगाया होता है, बच्चे सोचते हैं ये क्या है सर। अच्छा एक बात बताओ, ये dn पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, सोच के बताना। अब भाई थोड़ी बहुत मैथ्स अगर पढ़िए तो dn है चेंज, तो न्यूक्लियाई इंक्रीज होंगी कि डिक्रीज होंगी, डिक्रीज होंगी। इसका मतलब जो ये dn टर्म है ये कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ये कैसा टर्म है, एक नेगेटिव टर्म। और बच्चों रेट हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। रेट किसी भी चीज का हम पॉजिटिव लेते हैं, तो इसीलिए हमने dn के आगे नेगेटिव लगा दिया ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, बाकी उसकी कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। dn क्या होता है यार, डेल्टा एन या dn क्या होता है, चेंज। तो यहाँ पे चेंज नेगेटिव होगा ना, न्यूक्लियाई डिक्रीज कर रही है, डिके करते करते। अब लॉ क्या कहता है कि जो रेट ऑफ डिके है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के। इस टाइम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितनी है, कैपिटल एन, यानी ये जो रेट ऑफ डिके है माइनस dn बाई dt, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। यही है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, या इसी को हम बोलते हैं रदरफोर्ड्स एंड सोडे लॉ। मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में तो ये नाम नहीं दिया है, ठीक है। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, रेट ऑफ डिके क्या है, माइनस dn बाई dt, dn जितनी न्यूक्लियाई डिके की, dt टाइम में हमने कहा dn नेगेटिव हुआ क्योंकि डिक्रीज कर रही है न्यूक्लियाई, चेंज नेगेटिव, और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडिकेड, n न्यूक्लियाई कैसी हैं अभी, अनडिकेड, ये याद रखना, इसमें बच्चे गलती करते हैं, अभी आगे फॉर्मूला आने वाला, ठीक है। अब क्या किया गया, प्रोपोर्शनैलिटी हटा के क्या लाते हैं, इक्वल टू, तो इक्वल टू हम लेके आए माइनस dn बाई dt इज इक्वल्स टू लैम्डा एन, लैम्डा हम एक कांस्टेंट लिया है, माइनस dn बाई dt इज इक्वल्स टू लैम्डा, माइनस dn बाई dt क्या है, रेट ऑफ डिके, n क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सैंपल में जो इस टाइम है अनडिकेड, और लैम्डा को बच्चों हम बोलते हैं डिके कांस्टेंट, या इसको आप बोल सकते हो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। कुछ किताबें इसका नाम रेडियो एक्टिव कांस्टेंट भी बोलती हैं, रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, ऐसे भी नाम है, ठीक है, कांस्टेंट है। अच्छा ये कांस्टेंट डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस ऑफ एलिमेंट पे, कि किस एलिमेंट का आप डिके पढ़ रहे हो, और सही बोले तो उस एलिमेंट का कौन सा आइसोटोप, अलग अलग आइसोटोप के लिए लैम्डा की वैल्यू अलग अलग, लैम्डा डिपेंड्स ऑन चॉइस ऑफ एलिमेंट, और ब्रैकेट में लिख लो एंड आइसोटोप, कि उसका कौन सा आइसोटोप लिया है, ठीक, अलग अलग आइसोटोप के लिए लैम्डा की वैल्यू अलग अलग। n क्या है याद रखना, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडिकेड, और ये क्या है, रेट ऑफ डिके, यही है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, नोट करते हैं। n की मीनिंग याद रखना, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई नहीं है n वो न्यूक्लियाई हैं जो अभी तक डिके नहीं हुई है। लॉ बड़ा आसान कि भाई जितनी ज्यादा न्यूक्लियाई होंगी उतना ज्यादा रेट ऑफ डिके होगा, जैसे जैसे न्यूक्लियाई कम होंगी रेट ऑफ डिके कम हो जाएगा, भाई जितनी ज्यादा न्यूक्लियाई उतना ज्यादा अल्फा बीटा गामा जल्दी जल्दी निकलेगा, जैसे जैसे कम हुई चांसेस कम हो गए, और कम हुई चांसेस और कम हो गए। और ये डिपेंड करता है अलग अलग एलिमेंट्स पे, कोई एलिमेंट बहुत रेडियो एक्टिव है, तेजी से डिके कर रहा है, तो उसके लैम्डा की वैल्यू वेरी वेरी हाई,
कोई इतना रेडियो एक्टिव नहीं है, उसके लैम्डा की वैल्यू वेरी वेरी लो। क्लियर है? चलिए इसका एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ते हैं इस लॉ का, यहां तक नोट कर लें आप, मिटा दें। धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ। ठीक, तो अभी तक हम यहां पहुंच चुके हैं कि माइनस dn बाई dt, दिस इज रेट ऑफ डिके, इज इक्वल्स टू लैम्डा n, वेयर n इज, मैं लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो कि कैसी हैं अभी तक, अनडिकेड, जो अभी तक डिके या डिसइंटीग्रेट नहीं हुई। लैम्डा अपना कांस्टेंट जैसा है, इसको हम डिके कांस्टेंट। ये ध्यान से अगर आप देखो, केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ रखी है, केमिकल काइनेटिक्स, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट किस पे डिपेंड करता था, कंसंट्रेशन की पावर में। एन क्या है, कंसंट्रेशन ही तो है न्यूक्लियाई का। एन क्या है, न्यूक्लियाई का कंसंट्रेशन। जितनी ज्यादा न्यूक्लियाई उतना ज्यादा रेट, यही तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ज्यादा रेट। याद है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, R इज इक्वल्स टू K A की पावर 1, केमिस्ट्री का पढ़िए आप लोग ने। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही तो है ये, देखो इधर रेट है, ये K हो गया रेट कांस्टेंट, और ये कंसंट्रेशन। तो काफी आपको लॉस यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के मिलने वाले हैं आगे। जैसे आगे चलते हैं, इसका हम एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाने जा रहे हैं, dn बाई n इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा dt, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। dn बाई n इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा dt, दोनों तरफ आपको दिख रहा है, इंटीग्रेट हो सकता है अब, तो यहाँ इंटीग्रेशन और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन। अब कहाँ से कहाँ करना है सुनो, हम मानते हैं दो लिमिट चाहिए ना हमको। चलो हम मानते हैं कि जब यहाँ टाइम की लिमिट लगेगी, जब टाइम 0 है शुरुआत में, तब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n0 है इनिशियली, और जब टाइम कुछ t हुआ तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट n है। ठीक है, यहाँ पे चाहो तो ये डेटा लिख लो। हमने ये माना है, लेट, ये हमारा assumption है कि जब टाइम 0 है तो न्यूक्लियाई कितनी है, n0, और जब टाइम t तक पहुंचा तो न्यूक्लियाई कितनी बची, n। शुरू में ज्यादा न्यूक्लियाई थी, बाद में डिके होके कम बची है, ये अनडिकेड है। डिके कितनी हो गई, n0 माइनस n। छोटी छोटी चीजें हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। डिके कितनी हो गई, n0 माइनस n। शुरुआत में इतनी न्यूक्लियाई थी, अब इतनी बची अनडिकेड, डिके कितनी हो गई, n0 माइनस। चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं। dn बाई n का इंटीग्रेशन होता है log n, तो log n लिख लिया बेस e, n0 से लेके n तक, माइनस बाहर आ जाएगा, लैम्डा तो कांस्टेंट है, एलिमेंट पे डिपेंड करता है, बाहर आ गया। dt का इंटीग्रेशन होगा t 0 से लेके t। चलो ये हो जाएगा log n माइनस log n0, बोलो सही, log a माइनस log n, इनकी जगह n रखा, इन जगह n, और ये हो जाएगा माइनस लैम्डा t माइनस 0। बहुत बढ़िया। log a माइनस log b शायद होता है log a अपॉन b, सो log n अपॉन n0 इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा t। ये एक्सप्रेशन याद रखना, काफी बार न्यूमेरिकल सॉल्व करने के काम आएगा। अभी हम आगे बढ़ जाएंगे वैसे, और आप याद रखना ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, अभी हम एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म लाएंगे, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, लिख लो चाहे तो, लॉगरिथमिक। अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन याद हो तो वहां पे हमने ये चीज देखी थी, log a अपॉन a0 इज इक्वल्स टू माइनस kt। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो अब बची हैं अनडिकेड, n0 इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक, और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखें जो हम देखने जा रहे थे। अगर हम यहां से log हटाना चाहें तो इस तरफ जाके e की पावर लग जाएगी, तो हम बोलेंगे n अपॉन n0 इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस लैम्डा t। बोलो कोई दिक्कत, जब log हटाते हैं तो इधर जाके e की पावर लग जाती है ना, जैसे मान लो लिखा हो log e y इज इक्वल्स टू x, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e की पावर x। तो ये y है, ये x है, y इज इक्वल्स टू e की पावर x लगा दिया। ठीक है, यहां से हम बोल सकते हैं n इज इक्वल्स टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा t। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके ये भी है, ये भी सेम लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके का एक्सपोनेंशियल फॉर्म। n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड एट
टाइम t, एन नॉट इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, है ना, t इज इक्वल टू 0। ठीक है, लैम्डा आपको पता है डीके कांस्टेंट, और t तो डेफिनेटली टाइम। चाहो तो चेक कर लो, यहाँ t की वैल्यू जरा 0 रख के देखो, चेक कर लो, t की वैल्यू 0 रखो, e की पावर 0 1, तो n की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, n नॉट। इनिशियली कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडिकेड है, n नॉट, सारे के सारे। n क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो अनडिकेड, तो t की वैल्यू 0 रख दी, e की पावर 0 1, तो इनिशियली कितने न्यूक्लियाई इंडिकेट है, सारे के सारे। अच्छा, सारे न्यूक्लियाई कब डिके हो जाएंगे, जरा सोच के बताओ, सोचो, n की वैल्यू 0 कब होगी, 0 मतलब कुछ नहीं बचा, अब अनडिकेट सब डिके। पता है ऐसा होगा t टेंड्स टू इंफिनिटी पे, सिर्फ इनफाइनाइट टाइम लगता है डिके में। t को जरा इनफाइनाइट टेंड कराओ, e की पावर माइनस इंफिनिटी, यानी 1 अपॉन e की पावर इंफिनिटी, यानी 1 अपॉन इंफिनिटी, यानी 0, n की वैल्यू 0, है ना, कंप्लीट डिके हो गया, अब कुछ भी अनडिकेड नहीं बचा। तो कंप्लीट डिके होने में कितना टाइम लगता है, इनफाइनाइट। कोई भी सैंपल लोगे वो पूरा पूरा कब डिके करेगा, इनफाइनाइट टाइम। ठीक है, t की वैल्यू इनफाइनाइट टेंड करो, e की पावर माइनस इनफाइनाइट, दैट विल बी 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट, 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट, है ना। यहां से देखो, e की पावर माइनस इनफाइनाइट, 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट, दिस इज 1 अपॉन इनफिनिट व्हिच इज 0। क्लियर, नोट करें। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म है। न्यूमेरिकल लॉगरिथमिक से ही होंगे, इससे करोगे फिर लॉग लगाना पड़ेगा बाद में, तो यहीं से आप न्यूमेरिकल करो लॉगरिथमिक से। आइए इसका ग्राफ बनाया जाए कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कैसे कैसे डिके हो रही है, डिके प्रोसेस देखा जाए कि कैसे न्यूक्लियाई डिक्रीज करती है। याद रखना n क्या है, कितनी न्यूक्लियाई अब बची है इंडिकेट, एन नॉट क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। मिटा रहे 1 2 3 4 5। अब देखो हम ग्राफ बनाते हैं कि कैसे डीके का प्रोसेस हो रहा है। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए, फिर मिटाते हैं इसको एक साथ, नोट कर लीजिए। चलिए आइए से ग्राफ देखते हैं, कंप्लीट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये। आइए ग्राफ देखते हैं, ग्राफ ऑफ n वर्सेस t। n क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो कि अभी भी अनडिकेड है, वर्सेस टाइम। ठीक, तो इसका ग्राफ बनाना है, n इज इक्वल्स टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t, तो ये तो कांस्टेंट है, तो एक तरह से ग्राफ बनेगा e की पावर माइनस x का, भाई x तो यही है, तो कुछ ऐसा ग्राफ बन के आएगा। यहाँ पे आप टाइम ले लो इस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे आप नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n ले लो, तो e की पावर माइनस x का कुछ ऐसा बनेगा। इनिशियली नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितनी है, n नॉट है, और उसके बाद डिके करती हुई कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, कहां पे जाके 0 हो रही है अनडिकेड, कहां पे जाके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 0 हो रही है, इनफाइनाइट टाइम के बाद। ये ग्राफ, ये एक्स एक्सिस कब चेक टच करेगा, इनफाइनाइट है। ये है ग्राफ इसका, e की पावर माइनस x का ग्राफ। अच्छा, कई बार एग्जाम में बोलता है कि लैम्डा को डिफाइन करो, डीके कांस्टेंट को डिफाइन करो, तो ये भी सीख लेते हैं। क्वेश्चन, डिफाइन डीके कांस्टेंट लैम्डा। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ध्यान सुनो कैसे डिफाइन किया जाता है, जरा देखो। अगर हम t की वैल्यू 1 बाई लैम्डा पुट कर दें, अगर हम t की वैल्यू 1 बाई लैम्डा पुट कर दें, तो देखो जरा n की वैल्यू क्या आएगी, n विल बी n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा, और t की जगह 1 बाई लैम्डा, लैम्डा लैम्डा मर जाएगा, ठीक। यहाँ देखो n इज इक्वल्स टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा 1 बाई लैम्डा,
लैम्डा लैम्डा मर जाएगा, एन नॉट ई की पावर -1 यानी n इज इक्वल्स टू एन नॉट 1/e। और जब आपको हम एलसी सर्किट पढ़ा रहे थे तो हमने आपको 1/e की वैल्यू बताई थी कि 1/e की वैल्यू होती है 0.368। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं 0.368। इसका मतलब क्या है? लैम्डा इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम, लैम्डा इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम in which the number of nuclei left undecayed are 36.8% of initial number of nuclei। 0.368 मतलब 36.8% बचे। इसको ऐसे लिखेंगे, lambda is the reciprocal of time in which the number of nuclei left undecayed are 36.8% of initial number of nuclei। 36.8% बचेगी। यानी अगर यहां हम कहीं देखें जहां पे 0.368 कितना हो जाएगा, करीब यहाँ मान लो 0.368 इतनी न्यूक्लियाई बच रही, तो ये जो टाइम है दैट इज 1/लैम्डा। ऐसे डिफाइंड है डीके कांस्टेंट। ये एक चीज और बोल सकते हो, लैम्डा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इन विच 100 से इसको माइनस कर लो, 63.2% न्यूक्लियाई डिकेज है ना, इतनी बची है इसमें से, यानी कितनी डिके हो गई 63.2%। तो आप बोल सकते हो लैम्डा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इन विच द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई in which 63.2% न्यूक्लियाई डिके। सिंपल, यहां से यहां कितनी डिके हो गई, इस टाइम में कितनी डिके हो गई, 63% डिके हो गई। कितनी बची हैं, 36.8% बची। तो इस तरह से लैम्डा को डिफाइन किया गया। नोट कर लें। लैम्डा की यूनिट देखना चाहो आप तो लैम्डा की यूनिट टाइम के इनवर्स होगी, यानी सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आर इनवर्स, डे इनवर्स, मंथ इनवर्स, है ना भाई। यहाँ मंथ की बातें हो सकती है, ईयर की बातें हो सकती है, डी के लंबा प्रोसेस है तो सेकेंड इनवर्स ऐसा यूनिट बोल सकते हो, बट मिलेगी आपको टाइम की कई यूनिट्स। नोट कर लें, छाप लिया, पॉज करके नोट कर लें। लैम्डा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, टाइम की वैल्यू 1/लैम्डा रखा, इन विच द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड are 0.368 यानी 36.8% ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। इतने टाइम में 36% न्यूक्लियाई डिके कर जाते हैं। ऐसे डिफाइन किया गया लैम्डा को। कांस्टेंट है वैसे लैम्डा एलिमेंट के। मिटा रहे इसको, चलिए बहुत ये हुई बातें ग्राफ की, लॉ की। अब बात करते हैं हाफ लाइफ की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी हाफ लाइफ निकालते थे, यहां भी निकालते हैं। हाफ लाइफ ऑफ डिके, यानी हाफ लाइफ बच्चों वो टाइम जितनी देर में आधे न्यूक्लियाई डिके कर जाए, इसको हम बोलेंगे T1/2। द टाइम इन विच half of nuclei decays and half remain undecayed। ठीक है, अच्छा, यानी जब t की वैल्यू होगी T1/2 तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड विल बी n0/2। अगर इनिशियल न्यूक्लियाई n0 है तो जब हाफ लाइफ होगी, जब हाफ टाइम होगा तो आधे न्यूक्लियाई डिके हो चुके हैं, और बचे कितने, ये बचे हैं, याद रखना है n क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडिकेड, n0/2।
अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी, वी विल यूज द फॉर्मूला n इज इक्वल्स टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा। पर यार इस फॉर्मूले से ना आंसर आएगा नहीं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में आएगा, तो हम लॉगरिथमिक फॉर्म यूज करेंगे। बहुत यूज का होता है लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म आपको याद रखने के लिए मैंने कहा था log बेस e n बटे n नॉट इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी। आप चाहो तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज करो, फिर बाद में लॉग लगाओ, या सीधा इसको याद कर लो। n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडिकेड कितनी बची, n नॉट बाई 2, सो log e n नॉट बाई 2, नीचे भी n नॉट इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा, और टाइम कितना है t1 बाई 2, n नॉट कैंसिल, log 1 बाई 2, तो इसको हम लिख सकते हैं log 2 की पावर माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी। ये माइनस 1 बाहर आ सकता है लॉग में, माइनस 1 log 2 यानी माइनस बाहर आ गया सिंपल, माइनस log 2 इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी। यहाँ से माइनस माइनस कट गया, यहाँ से टी हाफ की वैल्यू आई log 2 बाई लैम्डा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी यही आता है हाफ लाइफ, log 2 बाई के। इसकी वैल्यू याद है, शायद कई लोग को याद आ रही होगी, तो टी हाफ आएगा, log 2 की वैल्यू रख देंगे 0.693 बटे लैम्डा। अब लैम्डा सेकंड इनवर्स में होगा तो आंसर सेकंड में, लैम्डा मिनट इनवर्स में तो आंसर मिनट में, एंड सो ऑन, हाफ लाइफ। क्लियर? जनरली आपको सेकंड्स में आंसर नहीं मिलना हाफ लाइफ का, बहुत अच्छा आंसर भी होगा हाफ लाइफ का तो आवर्स में आएगा, अदरवाइज डेज में आएगा। क्लियर? जितनी देर में आधे न्यूक्लियाई गायब हो गए प्लेट से, अब आधे बचे। कैसे निकाला, कितने बचे, n0 बाई 2, लॉगरिथमिक चाहो तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ले लो, फिर उसमें लॉग लगाओ बाद में, सेम कहानी है। यहीं से तो वो बना है, वहीं से ये बनेगा 0.693 बटे लैम्डा। नोट कर लो 0.693 बटे लैम्डा, मिटा दें इसको। ओके, ध्यान से देखो, हाफ लाइफ भी एलिमेंट पे डिपेंड कर रहा, क्योंकि हाफ लाइफ डिपेंड कर रहा है लैम्डा पे, और लैम्डा डिपेंड कर रहा है एलिमेंट पे। मतलब शुरुआत में कितने न्यूक्लियाई हैं, इससे हाफ लाइफ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एन नॉट पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना। आप एक प्लेट में 1 करोड़ न्यूक्लियाई लेके बैठो और दूसरे में 1 लाख, दोनों को आधा होने में उतना ही समय लगेगा। हाँ, इसका आधा उसके आधा से ज्यादा है, समझो। इस प्लेट में आप 1 करोड़ न्यूक्लियाई लेके बैठे, उस प्लेट में 100 न्यूक्लियाई, ठीक है। मान लो इस कोई न्यूक्लियाई लिया, कोई एलिमेंट x है, दोनों जगह x के न्यूक्लियाई, इस प्लेट में उसके 1 करोड़, इस प्लेट में 100। मान लो उसकी हाफ लाइफ है 1 दिन, तो 1 दिन बाद ये बचेगा 50 लाख और बचेगा 50। सिर्फ एलिमेंट पे डिपेंड करती है हाफ लाइफ, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पे डिपेंड नहीं करती। कितने भी ढेर सारे लेके बैठो, आधा होने में उतना ही समय लगेगा। ये कोई बात है हाफ लाइफ की। एक और यही पे टॉपिक आता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ। आपको लग रहा होगा पूरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ये सब तो वहां पढ़ते थे हम लोग, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ, या रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ। तो मान लो इनिशियली आपके पास n नॉट न्यूक्लियाई हैं, आफ्टर 1 हाफ लाइफ आपके पास कितने न्यूक्लियाई बचेंगे, तो n की वैल्यू होगी n नॉट बाई 2। आफ्टर 2 हाफ लाइफ आपके पास कितने न्यूक्लियाई बचेंगे, भाई 1 हाफ लाइफ हुआ, 100 से 50 हुए, एक और हाफ लाइफ बीत जाएगी तो 50 का आधा, 0 नहीं, कहीं ना कहीं 0, फिर अब आधे का आधा होगा हाफ लाइफ, जितने बचे उसका आधा। तो अब n नॉट बाई 2 का आधा यानी n नॉट बाई 4, समझ लो, 100 से 50 होगा, फिर उसका आधा होगा अगली हाफ लाइफ में, फिर उसका आधा होगा, फिर उसका आधा होगा, तभी तो खत्म होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा। वरना 2 बार हाफ लाइफ में खत्म करो तो तुम 100 से 50, 50 से 0, समझ लो, आधा आधा करते जाना है, 100 से 50, 25, 12.5, 6.25, फिर उसका आधा करते करते इनफाइनाइट टाइम। आफ्टर 3 हाफ लाइफ, आफ्टर 3 हाफ लाइफ इसका भी आधा, एंड डिवाइड बाई 2 यानी n नॉट बाई 8। इसी तरह से आफ्टर 4 हाफ लाइफ, समझ गए,
कितना हो जाएगा, इसका भी आधा n0/16। तो हमें एक फॉर्मूला चाहिए, कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूला मिल जाए जिससे हम आफ्टर n हाफ लाइफ के लिए बता दे सीधा कि n हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा, सीधा हम ऐसा कुछ फॉर्मूला मिल जाए तो वो हम ढूंढ रहे हैं। तो ध्यान से देखो, इसको हम लिख सकते हैं n0/2 की पावर 1, इसको लिख सकते हैं n0/2 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं n0/2 की पावर 3 और इसको लिख सकते हैं n0/2 की पावर 4। तो देखो 4 हाफ लाइफ के बाद n0/2 की पावर 4 बचा, 3 हाफ लाइफ के बाद n0/2 की पावर 3 बचे, 2 हाफ लाइफ बाद n0/2 की पावर 2 है ना। तो n हाफ लाइफ बाद n0/2 की पावर n, इतने न्यूक्लियाई लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ। कितने बचेंगे, n0/2 की पावर n। नोट कर लें, है ना। ये नहीं कि एक बार 100 से 50 और 50 से 0। अगर देखो ग्राफ देखो आप इसका, n वर्सेस टाइम का ग्राफ आप देखो, तो ऐसा ग्राफ है ना, एक्सपोनेंशियली गिर रहा है ना। यहाँ न्यूक्लियाई n0 है, फिर मान लो यहाँ पे एक हाफ लाइफ हो गई, चलो हाफ लाइफ को हम बोल देते हैं कैपिटल डी। एक हाफ लाइफ के बाद n0/2, फिर दूसरी हाफ लाइफ हो गई, कितना हुआ n0/4, फिर तीसरी हाफ लाइफ हो जाएगी n0/8, ऐसे धीमे धीमे डिक्रीज करेगा। हाफ लाइफ को हमने t माना, एक हाफ लाइफ बाद n0/2, दो हाफ लाइफ बाद n0/4, तीन हाफ लाइफ n0/8, ऐसे ऐसे डिक्रीज करेगा। थोड़े न्यूमेरिकल किए जाए इसके, काफी कुछ पढ़ लिया और थोड़े न्यूमेरिकल लगाते हैं। मिटा रहे इसको, 1 2 3 4 5 मिटा रहे। ओ अभी एक दो चीजें बची हैं, पहले थोड़ा न्यूमेरिकल लगा लो, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। चलो क्वेश्चन करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन नंबर 1, at t is equals to 0 a radioactive substance has 100 nuclei। In t is equals to 1 second, the number of nuclei left are 90. Find number of nuclei left undecayed at t is equals to 2 seconds। ट्राई करेंगे, मैं आपको ऑप्शन दे दूं, at t is equals to 2 seconds। ट्राई करेंगे आप एक बार, is it 80, is it 83, is it 81 और is it 84? पॉज करके ट्राई करें एक बार, मजा आएगा तभी। सोचो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, दिमाग लगाओ 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 लगाओ। देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले से तो काम नहीं बनेगा, e की पावर की हमको वैल्यूज ही नहीं पता होती, तो लोगैरिथमिक फॉर्मूला काम कर सकता है। लोगैरिथमिक फॉर्मूला क्या है अपने पास, log e n/n0 इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा t, यही काम करेगा। अब देखो क्या इंफॉर्मेशन दी है, t इज इक्वल्स टू 0 पे 100 न्यूक्लियाई है, तो t इज इक्वल्स टू 0 पे यानी n0 की वैल्यू दे रखी है भाई, t इज इक्वल्स 0 पे हम n0 बोलते हैं 100। एक सेकंड के बाद कितने न्यूक्लियाई हैं, 90। तो t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज लेफ्ट 90, 90 लेफ्ट है और इनिशियल कितने हैं 100। लगा दो, log बेस e 90/100 इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा की वैल्यू तो है नहीं, टाइम कितना लगा 1 सेकंड। ये बना लो इक्वेशन नंबर 1। अब देखो क्या पूछ रहा है, फाइंड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड एट t इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो t इज इक्वल्स टू 2 पे कितने बचे, लेट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई भी x बचे। फॉर्मूला यही लगा दो, log बेस e कितने बचे x, इनिशियली कितने हैं 100 इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा, यहाँ पे 2। शुरुआत से लो, कोई चाहता है यहां से लेना तो यहां से भी ले सकते हो, ये n0 बना दो, कर सकते हो। तो टाइम कितना रखोगे 1 सेकंड। कई लोग चतुर है बहुत ना, कह रहे हैं इसको n0 बना दें,
ये इनिशियल ले लें टाइम, तब टाइम 1 सेकंड रखना। मैं शुरुआत से देख रहा हूँ, शुरुआत में 100 थे, 2 सेकंड के बाद x बचे। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब तो यहाँ से आसान है, इसमें से इसको डिवाइड कर दो, खेल खत्म हो जाएगा। log x बटे 100 डिवाइड बाई log 90 बटे 100 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, कितना बचा 2 बचा है ना, 0 0 कैंसिल, log log कैंसिल ऐसा तो कोई नहीं कर रहा है, log log कैंसिल नहीं होता है, ठीक है, log log कैंसिल ये उधर जाएगा। तो log बेस ई x बटे 100, बड़ा मजा आता है log log कैंसिल, 2 log बेस ई 9 बटे 10। अब ये 2 पार में चला जाएगा, log बेस ई x बटे 100 इज इक्वल्स टू log बेस ई 9 बटे 10 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ आप एंटाई लॉग लोगे, एंटाई लॉग लोगे तो लॉग लॉग हट जाएगा, है ना, आप लॉग लॉग काट सकते हो कटता नहीं है, एंटी लॉग लेते हैं। एंटी लॉग अब आप ले लेंगे तो बचेगा x बटे 100 इज इक्वल्स टू 9 बटे 10 का स्क्वायर। यहाँ से आपको x की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। नाउ x विल बी इक्वल टू 100 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन 10 इंटू 10। बोलो सही, 10 इंटू 10 100 को मार देगा, 9 इंटू 9 आएगा 81। ठीक है, नोट कर लें। मिटा दें, पॉज करके नोट कर लो, मिटा दें। जितना भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में पढ़ा है आपने, फर्स्ट ऑर्डर सब यहाँ पे वैलिड है। टी हाफ की वैल्यू याद है वहां पे 0.693 बाई के। अगर आपको याद हो टी 75% वहां पे 2 टाइम्स ऑफ टी 50% होता था। टी 99.9% वहां पे 10 टाइम्स ऑफ टी 50% होता था। बोल दिया है। टी 75 जितने में 75% डिके करेगा वो डबल होता है 50% का, यानी टी हाफ का। और टी 99.9 होता था 10 टाइम्स ऑफ टी 50%। मिटा रहे, जितनी भी इंफॉर्मेशन वहां आपके पास थी सब यहां पे वैलिड होगी। चलो एक और सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ रेडियोएक्टिव सैंपल the number of nuclei decreases from 8,000 to 1,000 the number of undecayed nuclei. The number of undecayed nuclei decreases from 8,000 to 1,000 in 9 days. देख रहे हो, 8 गुना कम होने में 9 दिन लग गया उसको। इन 9 days फाइंड हाफ लाइफ एंड रेट कांस्टेंट, डिके कांस्टेंट, देखो मेरे जुबान पे भी चढ़ गया ये, एंड डिके कांस्टेंट। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, ट्राई कर लो, बहुत ही आसान है। तो वेरी इजी सवाल, वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी किया जाए तो इसके 2 मेथड है। पहले आपको एक जेन्युइन मेथड बताते हैं जो सबको समझ में आए, इसका एक शॉर्टकट बताएंगे। मेथड 1 क्या है, सिंपल लॉगरिथमिक यूज करो। log बेस ई n बटे n नॉट इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी। कितनी न्यूक्लियाई बची हैं, 1000। कितनी न्यूक्लियाई हैं शुरू में, 8000। कितना टाइम लगा है, 9 दिन। ठीक है, लैम्डा डेज इनवर्स में आएगा। ठीक है, टाइम की इनवर्स यूनिट में आता है। यहाँ से 3 0 कैंसिल, ये log बेस ई 8 की पावर -1 लिखा हुआ है, इसको आप 2 की पावर -3 भी लिख सकते हैं मेरे ख्याल से, है ना। 8 को आप 2 की पावर 3 लिख सकते हो, ये हो जाएगा 2 की पावर माइनस, सब क्लिक कर गया होगा, ये 2 की पावर 3 पर 2 बाय -3, देखो माइनस लैम्डा इंटू 9। और ये -3 बाहर आ जाएगा, -3 log 2 इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा इंटू 9। माइनस माइनस मर गया, 3 1 3 3 3 9 हो गया। यहाँ से आपको कुछ मिला, क्या मिला आपको,
आपको लैम्डा की वैल्यू मिल गई log 2/3, ये आ रही है log 2/3, ये मिल गया आपको डीके कांस्टेंट पर, तो जो भी वैल्यू है 0.693/3, लैम्डा की वैल्यू हो गई 3 2 6, 3 3 9, 3 1 3 बेस इनवर्स। हाफ लाइफ चाहिए T1/2, व्हाट इज दिस, ये होता है log 2/λ, बड़ा आसान है, log 2/λ, log 2 लैम्डा कितना, log 2/3, तो log 2 लैम्डा की वैल्यू तो log 2/3, ऊपर देखो ना टी हाफ कितना आया 3, 3 क्या दिन, 3 डेज, क्योंकि यहाँ 9 डेज रखा है, तो 3 दिन में ये आधा हो जाएगा, 6 दिन में ये 1/4 हो जाएगा, और 9 दिन में 1/8, बड़ा आसान था ना समझना। देखो 8 से 4 हुआ होगा 3 दिन में, फिर 4 से 2 हुआ होगा 3 दिन में, और 2 से 1 हुआ होगा 3 दिन में, आधा आधा होता जा रहा है, इसका आधा 3 दिन, आधा हाफ लाइफ 3 दिन में आधा, 3 दिन में और आधा, 3 दिन में आधा, है ना। 8000 से 4000 से 2000 से 1000, क्लियर है, मिटा दें 1 2 3 4 5। इसको करने का एक और मेथड था, अब वो क्या है, मेथड 2। हमने भी आपको बताया था नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ, बताया था, थोड़ा सा बच्चे कतराते हैं मेथड लगाने से। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ, जब दो वैल्यूज ऐसी दिखे ना, लग रहा हो कि हाँ ये हाफ लाइफ सा, देख के लग रहा है डिक्रीज करता हुआ है, ऐसा खेल है, तो देख लो कितनी हाफ लाइफ, देख लो कितनी हाफ लाइफ है, कितनी हाफ लाइफ 9 दिन के बराबर है, जरा देखो आराम से। फॉर्मूला क्या था, n = n0/2 कितना बचा है, n 1000, n0 कितना है 8000, 2 की पावर n 000 मर गया, 2 की पावर n = 8, n = 3, यानी 3 हाफ लाइफ हुई है, n क्या है, n हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ किसके बराबर है, 9 डेज के बराबर है, तो एक हाफ लाइफ किसके बराबर होगी, मिल गया T1/2 3 डेज। अब लैम्डा निकालना कौन सा टफ काम है, लैम्डा क्या होता है, log 2/T हाफ, ठीक होता है, यानी 0.693/3 आ गया, ऐसे भी कर सकते थे। इससे आप नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल लो, देखो उतनी हाफ लाइफ में कितने दिन है, तो एक हाफ लाइफ में कितने दिन, पर ये तभी फॉर्मूला अच्छे से लगेगा ना जब 2 की पावर n में आंसर हो, समझ लो। अभी यहीं पे 9000 से 1000 होता तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता, पर लॉगरिथमिक वाला हमेशा लगेगा, इसलिए मैंने पहले सिस्टमैटिक बताया। अब ये मतलब जैसे देखते देखते समझ में आ गया कि हाँ ये जब डिवाइड हो रहा है तो 2 की पावर में आ रहा है, इसलिए लगा। ये 12 होता तो भी नहीं बनता काम, मिटाया जाए, पॉज करके नोट करें, 1 2 3 4 5। तो ये हमने थोड़े बहुत न्यूमेरिकल किए। आइए एक नया टर्म पढ़ते हैं, एक्टिविटी। चलिए हेडिंग लगाइए, एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल। एक्टिविटी, एक्चुअल में इसी को रेडियो एक्टिविटी बोला जाता है। जब पूरा टॉपिक पढ़े थे रेडियो एक्टिविटी, ये है। अब कहा दिया जाता है रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा का निकलना, रेडियो एक्टिविटी, मतलब सब कुछ पूरा बता दिया। एक्चुअल में रेडियो एक्टिविटी का मतलब जो है वो अभी आने जा रहा है। एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। एक्टिविटी क्या होता है, रेट ऑफ डीके, बस खत्म, इसी को एक्टिविटी बोलते हैं। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ये तो सर हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल आप पढ़ चुके हो, डेफिनेटली आप पढ़ चुके हो। रेट ऑफ डीके, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन आपने पढ़ रखा है, कितना होता है, -dn/dt।
dt, यही है एक्टिविटी। इसको r से डिनोट करते हैं, करेक्ट। r इज इक्वल्स टू माइनस dn। जो रेट ऑफ डिके था इसी को एक्टिविटी बोला जाता है, जो रेट ऑफ डिके पढ़ रहे थे उसी को एक्टिविटी बोलते हैं, माइनस dn बाई dt। अब आपको पता है बाय लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के, लॉ ऑफ radioactive decay, you know that minus dn by dt is equals to lambda n, so you can say r is equals to lambda n। law of radioactive decay यही तो है, rate of decay is directly proportional to number of nuclei left, ये भी law of radioactive decay है, ठीक। अच्छा हम क्या पढ़ चुके हैं, n की वैल्यू कितनी होती है, n इज इक्वल्स टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी, रख दो जरा, r इज इक्वल्स टू लैम्डा n नॉट e की, नहीं समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है सर, सर के ऊपर से जा रहा है। एक्टिविटी क्या है, रेट ऑफ डिके को एक्टिविटी बोलते हैं, कितनी तेज डिके हो रहा है, तो रेट ऑफ डिके होता है माइनस dn बाई dt, उसी को हमने r बोला, उसी को एक्टिविटी, यही एक्टिविटी। हमने कहा माइनस dn बाई dt तो लैम्डा n के बराबर है, तो यानी r लैम्डा n की, यही लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके, रेट ऑफ डिके इज इक्वल्स टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट। अब हम कह रहे हैं n की वैल्यू क्या होती है, n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t, ये क्यों कर रहे हैं ये बता दें। हम देखना चाहते हैं कि एक्टिविटी समय के साथ कैसे चेंज होती है, हम r का रिलेशन टाइम के साथ चाहते हैं, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं, पहले बता दिया। हम देखना चाहते हैं कि समय के साथ कैसे एक्टिविटी कम होती है, ज्यादा होती है, जो भी है कमी होगी, रेट टाइम के साथ कम होता जाएगा जैसे जैसे न्यूक्लियर, तो वही हम देखना चाहते हैं। तो n की जगह n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी बन गया। अब जरा ध्यान से सुनो, इस फॉर्मूले में अगर हम t की वैल्यू 0 पुट कर दें, t की वैल्यू 0 तो e की पावर 0, तो उस समय r की वैल्यू कितनी आएगी, t की वैल्यू 0 रखोगे e की पावर 0, यानी t इज इक्वल्स टू 0 मतलब इनिशियली ना, अब e की पावर 0 हो गया 1, तो r की वैल्यू कितनी आ रही, लैम्डा n नॉट। क्या इसको हम इनिशियल एक्टिविटी बोल सकते हैं, बिल्कुल। सो दिस इज इनिशियल एक्टिविटी, तो इसके लिए हम सिंबल यूज कर लेते हैं r नॉट। समझ रहे हो क्या कर रहे हैं, हमने कहा ये जो टर्म है ना इसको r नॉट अगर बना दें तो देखो ध्यान से, r इज इक्वल्स टू r नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी, सेम आ गया। एक्टिविटी लेफ्ट, इनिशियल एक्टिविटी, डिके कांस्टेंट एंड टाइम। थोड़ा समय लगेगा, जरा सोचो आराम से, कुछ नहीं किया है हमने, हमने बोला एक्टिविटी क्या है, रेट ऑफ डिके है, रेट ऑफ डिके क्या होता है, माइनस dn बाई dt, माइनस dn बाई dt किसके बराबर है, लैम्डा n के, तो r की जगह लैम्डा n की जगह ये रखा, हमको एक्टिविटी वर्सेस टाइम ग्राफ चाहिए है ना, एक्टिविटी वर्सेस टाइम की स्टडी करनी, कैसे टाइम के साथ एक्टिविटी चेंज होगी, कैसे रेट ऑफ डिके चेंज होगा, n की वैल्यू यहाँ रख दी। हमने कहा अगर t की वैल्यू 0 रख दे मतलब इनिशियली क्या एक्टिविटी है, तो t की वैल्यू 0 e की पावर 0 1, तो इनिशियली एक्टिविटी है लैम्डा n नॉट, इनिशियल एक्टिविटी को r नॉट बोल दिया, तो लैम्डा n नॉट की जगह r नॉट, r इज इक्वल्स टू r नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t, r एक्टिविटी एट टाइम t, r नॉट इनिशियल एक्टिविटी, यानी एक्टिविटी भी समय के साथ कम होती है, रेडियो एक्टिविटी किसी भी सैंपल की, जैसे समय बीतता जाएगा उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। इसका मतलब ऐसे बहुत से न्यूक्लियाई नेचर में होंगे जिनकी एक्टिविटी आज के समय पे 0 हो गई होगी, जो अर्थ के बनते वक्त पाए जाते होंगे, बट आज की डेट में वो हमें नहीं मिलते हैं, क्योंकि समय के साथ उनकी एक्टिविटी खत्म हो गई, अब वो अल्फा बीटा गामा एमिट नहीं कर रहे हैं, T टेंड्स टू इंफिनिटी हो गया, उनका डीके प्रोसेस नियरली खत्म हो गया। ऐसे बहुत से एलिमेंट्स हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो अब मिलते नहीं है, बट उसको हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं लैब में। चलो इसका भी ग्राफ देख लें, अगर हम सेम ग्राफ बनेगा यार, क्या देखोगे ये R वर्सेस T, बोलो यही तो बनेगा ना, इनिशियल एक्टिविटी R नॉट, समय के साथ एक्टिविटी कम होती जा रही, कब जाके एक्टिविटी 0 होगी, T टेंड्स टू इंफिनिटी पे। ये भी देख सकते हो यहाँ पे,
जहां टी की वैल्यू 1/λ, वहां एक्टिविटी हो जाएगी 36.8% ऑफ इनिशियल एक्टिविटी। सारी कहानी एन नॉट वाली यहाँ पे लगा सकते हो। जहां टी की वैल्यू 1/λ, वहां एक्टिविटी 36.8% ऑफ इनिशियल एक्टिविटी। Lambda is the reciprocal of the time in which the activity of a sample reduces to 36.8% of initial activity। ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो decay constant को। decay constant lambda is the reciprocal of the time in which the activity of sample decreases to या reduces to 36.8% of initial। नोट कर लें। R is equals to lambda है, याद रखिएगा ये। R is equals to lambda, जब n नॉट है तो R की जगह R नॉट बोल दो। मिटा रहे? एक और चीज लिख लो, यूनिट ऑफ एक्टिविटी। इसी कई बार रेडियो एक्टिविटी बोला जाता है, पूरा चैप्टर इसी चीज पे था, रेडियो एक्टिविटी। ठीक, तो सबसे पहली यूनिट इसकी जो सबसे फेमस है वो है बेक्यूरल। बेक्यूरल, ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं 1 कैपिटल BQ ऐसे, बेक्यूरल। 1 बेक्यूरल इज इक्वल्स टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। अगर 1 सेकेंड में 1 डिसइंटीग्रेशन होता है तो हम बोलते हैं 1 बेक्यूरल एक्टिविटी है। अगर कोई न्यूक्लियाई 1 सेकेंड में एक, या कोई सैंपल में अगर 1 सेकेंड में एक न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट करती है, 1 सेकेंड में एक न्यूक्लियाई में से अल्फा बीटा या गामा निकलता है, तो हम बोलते हैं एक्टिविटी इज 1 बेक्यूरल। दूसरी यूनिट है रदरफोर्ड, where 1 Rutherford is equals to 10 to the power 6 disintegration per second। और you can say 10 to the power 6 becquerel। एक becquerel एक डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड के बराबर। तीसरी यूनिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तीसरी भी, दैट इज 1 क्यूरी। इसको हम लिखते हैं 1 कैपिटल C स्मॉल i। 1 क्यूरी, मैडम क्यूरी जो थी, 1 capital C small i, 1 curie, this is equals to 3.7 into 10 to the power 10 disintegration per second। आप समझ ही रहे हो इतनी बड़ी यूनिट क्यों बनानी पड़ रही, क्योंकि 1 सेकंड में बहुत सारे डिसइंटीग्रेशन होते हैं। ठीक, सो दिस विल बी 3.7 into 10 to the power 10 becquerel। becquerel मतलब एक डिसइंटीग्रेशन। ये 3 यूनिट है, नोट कर लें। Curie is 3.7 10 power 10। अगर 1 सेकंड में इतने न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं, then we will say the activity is 1 curie। If 3.7 in 10 power 10 nuclei disintegrate in 1 second, then the activity of the sample is 1 curie। आइए न्यूमेरिकल करें इसमें, नोट कर लें पॉज करके, 1 2 3 4 5। आइए question, in a radioactive sample there are 10 to the power 15 atoms। अब बच्चों जितने एटम्स होंगे उतनी न्यूक्लियाई होगी, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। 10 to the power 15 atoms and the activity is 6 into 10 to the power 11 becquerel। Find decay constant and half life। बस फॉर्मूला बता दो कौन सा यूज होगा, वैल्यूज तो हम भी नहीं निकालेंगे इस क्वेश्चन में, आप निकालना, कमेंट करके बताना क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, फॉर्मूला बताओ। जितने एटम्स हैं उसमें उतनी न्यूक्लियाई होगी, है ना। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हमें दे रखा है, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर 10 टू द पावर 15। अब पता नहीं इनिशियल है कि क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 10 पावर 15 और एक्टिविटी आर की वैल्यू दे रखी है 6 into 10 to the power 11। पूछा क्या है, लैम्डा। वेरी इजी, आर इज इक्वल्स टू लैम्डा। जितने ज्यादा न्यूक्लियाई होंगे उतनी ज्यादा एक्टिविटी होगी।
सो r इज 6 इंटू 10 टू द पावर 11 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड है, यानी लैम्डा सेकेंड इनवर्स में आने वाला है, इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू 10 टू द पावर 50। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी 6 इंटू, ये नीचे आएगा ऊपर जाएगा 10 टू द पावर -15 -4 सेकेंड। और सही 10 की पावर 15 यहाँ से नीचे आया ऊपर गया -15 सेकेंड, ये मिल गया लैम्डा। क्योंकि डिसइंटीग्रेशन बैक्यूरल क्या है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड है। टी हाफ आपको चाहिए, दैट इज वेरी इजी। टी हाफ क्या होता है 0.693 बटे लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू पुट कर देना, यू विल गेट टी हाफ इन सेकेंड्स 0.693/6 into 10 to the power -4 seconds. Now you can get that. क्लियर है? पॉज करके नोट करें। चलिए नेक्स्ट सवाल किया जाए। ओके क्वेश्चन नंबर 4, the activity of a sample reduces to 1/16 of its initial value in 24 hours. Calculate half life and decay constant. अब ध्यान से देखो, इसमें 1/16 देख के शायद तुम्हारे दिमाग में कुछ क्लिक कर रहा हो, यार जो चीज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में है क्या वही चीज एक्टिविटी में लगा सकते हैं? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ m0/2 की पावर है, एक्टिविटी लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ r0/2 टू दी पावर है। n हाफ लाइफ बाद इतनी एक्टिविटी बचे, कम हो जाएगी, है ना? तो आओ देख लेते हैं। r0 हमें नहीं पता है, r0 को 1 ले लो, तो एक्टिविटी बची कितनी है 1/16 ऑफ इनिशियल वैल्यू, इनिशियल एक्टिविटी 1 मान ली तो 1/16 बच रही है, ठीक है। तो r इज इक्वल्स टू r0/2 टू द पावर n, 1/16 इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर n। यहाँ से क्लियर है 2 की पावर n 16 के बराबर, यानी n 4 के बराबर, यानी 4 हाफ लाइफ में ऐसा हुआ होगा। 4 हाफ लाइफ में एक्टिविटी 1/16, एक में आधी हुई होगी, दूसरे में 1/4, तीसरे में 1/8 और चौथे में 1/16। कितना टाइम लगा 24 आवर्स। तो एक हाफ लाइफ में कितना टाइम लगेगा 6 आवर्स। हो गया बच्चों, दिस इज द आंसर, t half is equals to 6 hours. What else you want? You want the value of lambda. Lambda is 0.693 upon t half, log 2 upon t half, जो लिखना चाहो तो 0.693 upon 6, और आंसर होगा किसमें r इनवर्स। क्लियर है? आप इसको बिल्कुल ऐसे कर सकते थे, log बेस e r/r0 is equals to minus lambda t, आप ऐसे भी कर सकते थे। जो आप कहानी यहां पे लगा रहे थे वो आप एक्टिविटी पे लगा सकते हो। क्लियर? तो ये थी कहानी एक्टिविटी की, यूनिट वगैरह भी बता दी, हाफ लाइफ भी आप समझ गए। अब एक टर्म आपको और समझना है, दैट इज मीन और एवरेज लाइफ ऑफ डीके। इसको डिनोट किया जाता है टाउ से। ये क्या है? इट इज द एवरेज ऑफ लाइव्स ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई इन द सैंपल। सभी न्यूक्लियाई के लाइफ का एवरेज, ध्यान से देखो, n वर्सेस t अगर हम बनाएं
ऐसा कुछ ट्रांसमिट हुआ था, मतलब न्यूक्लियाई डीके करती जा रही, कम होती जा रही है, न्यूक्लियाई डीके की कम हुई कम हुई कम हुई, देखो कम होती जा रही है समय के साथ, समय के साथ, समय के साथ, समय बढ़ता जा रहा है, देखो समय बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, कम होती जा रही है। पर यार न्यूक्लियाई जीरो कब हो रही है, इनफाइनाइट है। तो इसी का हम एक एवरेज निकालते हैं कि एवरेज एक न्यूक्लियाई को कम संपूर्ण रूप से डिके होने में कितना समय लग रहा है। स्टैटिस्टिकल लॉ है ये, किसी एक पर्टिकुलर न्यूक्लियाई पे लगा नहीं सकते हैं, एवरेज बात की जा रही, एवरेज। अलग अलग तरह के न्यूक्लियाई हैं, कोई न्यूक्लियाई जैसे ही सैंपल लेके आए कच्चे से डिके किया, कोई न्यूक्लियाई 4 दिन बाद डिके किया, और कोई न्यूक्लियाई करोड़ों साल बाद डिके किया। तो सभी न्यूक्लियाई की लाइफ को लिया गया, जोड़ा गया और उसका एवरेज निकाला गया, एंड दैट इज द मीन लाइफ और एवरेज लाइफ, एंड दैट कम्स आउट टू बी t इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा। हाँ यही आ जाता है, टाउ इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा। एक और चीज होती है इसका हाफ लाइफ से कंपैरिजन, कि ये हाफ लाइफ से ज्यादा है या हाफ लाइफ से कम है। तो ये हाफ लाइफ से ज्यादा है, ऐसा इसलिए क्योंकि बाद की कुछ न्यूक्लियाई लाखों करोड़ों साल ले रहे हैं, उनके चक्कर में ये एवरेज लाइफ बढ़ जाती है। शुरू वाले जल्दी जल्दी डिके हो गए, कट कट कट, बट कुछ ऐसे हैं जो करोड़ों साल ले, तो एवरेज लाइफ जो होती है वो हाफ लाइफ से ज्यादा होती है। देख लो, टाउ इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू बोलो 0.693 अपॉन t1/2, this will be t1/2 upon 0.693, this will come out to be 1.443 t1/2, यानी टाउ यानी एवरेज लाइफ इज इक्वल्स टू 1.443 t1/2। आपको दिख रहा है एवरेज लाइफ टी हाफ से करीब करीब 1.5 गुना ज्यादा है। यहां पे ये लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके होता है समाप्त। अब आप किताब निकाल कर सवाल लगाने स्टार्ट करें। यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी भी होता है समाप्त। इसके बाद हम लेके आएंगे मास डिफेक्ट, फिजन एंड फ्यूजन। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।